हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट को। इसके पहले हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको कवर किया है। अब उसी थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो उस थ्योरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं अगर हम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे तो। इसी वजह से अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमने कुछ जगह पर इमेजेस वगैरह यूज करी हैं, तो हो सकता है कि वो इमेजेस हमने क्योंकि नेट से यूज करी हैं तो उस पे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हम लोग को जो आज पढ़ना है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर इसके आगे और इसके आगे के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन है मैं इनको कैसे कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़कर बताऊंगा, उसमें कुछ की पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो है, जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनके बारे में हिंट दूंगा, फिर आपको दूंगा 10 सेकंड का समय। उसके बाद फिर जाकर हम लोग उसको जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि 5 forces inclined at an angle 72 degree with respect to each other act on a particle of mass m placed at the origin. 4 forces are of magnitude f1 and one has a magnitude f2. Find the resultant acceleration of the particle. तो हमें जो resultant acceleration है उस particle का वो बताना है जब उस पर 5 यहाँ पर फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, जिनमें से कि 4 बराबर मैग्नीट्यूड के हैं जबकि एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, हमें एंगल दिया हो, तो यहाँ पर हमें बेसिकली यूज करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को, और उसके बाद फिर इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब इसके जो हमारे ऑप्शन है वो क्या क्या है कि यह है F2 माइनस एफ वन बाई एम, और या तो 0 या फिर F2 प्लस एफ वन बाई एम और F2 माइनस 4 F1 बाई एम। तो इस पे अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फोर्सेस को सम अप करने का एक लॉ जो है, चाहे हम बात करें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलीगॉन लॉ है वेक्टर एडिशन का उससे रिलेटेड है, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, क्योंकि ट्राइंगल भी हमारा एक तरीके का पॉलीगॉन है, इस वजह से वो भी एक पॉलीगॉन लॉ ही है। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस होते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक फोर्सेस को रखते हैं और फिर हमें उसका रिजल्टेंट मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ, रिजल्टेंट ऑफ 4 forces each of magnitude f1 acting at an angle 72 degree is along the fifth side of polygon taken and in opposite order. तो इसके लिए मतलब अब ये कैसे होता है ये इसको दिखाएं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फोर्स है, इधर F1, इधर इधर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा। ठीक है, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो अब करते क्या हम लोग, यही तो करते हैं कि एक जो फोर्स है हमारा उसकी टिप में अगले वाले की टेल को पुट करते हैं, फिर उसकी अगली वाली टेल को, फिर उसकी अगली वाली टेल को। तो जब हम लोग ने 4 फोर्सेस ऐसे रखे, अब ये फोर्स इसके साथ 72 डिग्री बना रहा है, जो अगला वाला फोर्स है वो इसके साथ 72 डिग्री बना रहा है, अगला वाला जो फोर्स है वो इसके साथ 72 डिग्री बनाना है, हमने ऐसे रख दिया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला। हमने यही तो किया कि ये एक फोर्स पुट किया वेक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हमारे सारे जो इक्वल वाले फोर्सेस थे, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस थे, उनको हम लोग ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो ये बचा हुआ है हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा इस तरीके से। ये वो वाली साइड हो गई जो कि इस पॉलीगॉन में मौजूद नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 फोर्सेस थे। तो ये पांचवी वाली साइड होगी। इस पे इस ऑर्डर के जिस ऑर्डर पे हम लोग चल रहे थे उसके अपोजिट ऑर्डर पर यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। क्लियर? तो रिजल्टेंट निकल कर आ गया कि जो हमारा फोर्स होगा वो भी F1 होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी।
यानी कि अगर हम लोग अब डायग्राम पे देखें, ये वाला जो डायग्राम था इस पे अगर हम लोग देखें तो ये जो F1 था, इधर वाला F1, ये वाला F1 और ये वाला F1, इनका रिजल्टेंट हमें मिला कि इस डायरेक्शन पर है। इनका रिजल्टेंट मिला इस डायरेक्शन में, यानी कि इस जो ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में एक F2 फोर्स अब इस तरफ लग रहा है और F1 फोर्स रिजल्टेंट इन चार फोर्सेस का वो इस तरफ लग रहा है, जिसको कि यहां पर हम लोग ने प्रेजेंट किया है कि एक फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है F2 और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F1। तो जो नेट फोर्स इस पे लगेगा हम उसको लिख सकते हैं कि इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर वो हो जाएगा F2 माइनस F1, क्योंकि अगर इस तरफ हमने पॉजिटिव माना है तो इस तरफ उसका निगेटिव हो जाएगा डायरेक्शन। तो F2 माइनस F1, बस इसको हम लोग बराबर कर देंगे ma के, और m फिर नीचे डिवाइड पर आ जाएगा, तो a बराबर F2 माइनस F1 बाई m, ये निकल कर आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F2 माइनस F1 बाई m, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए वाला है वो करेक्ट हो गया। ये क्लियर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves by 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. यानी कि हमने बॉल को लिया और बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया, तो हम बॉल को अगर थ्रो करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि जहां तक हमें बॉल पहुंचानी है हम वहां तक हाथ लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। थ्रो करने का मतलब ही है कि हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण से जो बॉल होती है वो सर्टेन हाइट तक पहुंचती है। तो हमने कितनी देर तक फोर्स लगाया उससे यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इस पे फाइनल मतलब इस पे इसके मोमेंटम में कितना चेंज किया, और वो डिसाइड करेगा कि इस पे एक्सेलरेशन कितना आया और ये कितने ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैंने आपको बताया कि इस पे अब आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके जो ऑप्शंस है वो है 4 न्यूटन, 16 न्यूटन, 20 न्यूटन और 22 न्यूटन। ठीक है, आपको ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है कि कितना फोर्स अप्लाई किया था वो हमें बताना है। ठीक है, इस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड का समय, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसका कि मास कितना है 0.2 kg। अब इसको हमने क्या किया, ऊपर अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो इस पे हमने अपने हाथों से कुछ फोर्स लगाया, और अगर हाथ जो है वो 0.2 मीटर्स तक मूव करा, यानी कि अगर इस डायग्राम पर हम लोग देखें कि इस बॉल को हमने ऐसे यहां से पुश किया, इस पे लगाया एक फोर्स, और कितनी देर तक फोर्स लगा रहे हैं, हमने लगाया यहाँ पर 0.2 मीटर्स तक इस पे फोर्स लगाया, और जो बॉल है वो इसके बाद जब तक हमने फोर्स लगाया उसके बाद भी 2 मीटर तक वो यहां से यहां तक गई। ठीक है, तो हमें ये जो फोर्स लगाया था हमने उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ये करना है। तो मान लीजिए कि जैसा भी मैंने आपको इस डायग्राम पर समझाया कि इनिशियली ये हाथ यहां पर था, यहां से बॉल रिलीज करी और बॉल मूव करते हुए वो पहुंच गई इस जगह पर। इस पे कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड फोर्स mg एक्ट हो रहा है और यहां पर किसी वेलोसिटी v से ये मूव करके ऊपर गई होगी, हाँ है ना। तो हम यहां पर अगर देखें इसको, तो एट एन इनिशियल टाइम बॉल जो थी वो p पर थी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम a टू p टू a, यहां से यहां तक में जो इसके पास एक्सेलरेशन है, लेट अस सपोज कितना है, a है। ठीक है, हमने कांस्टेंट माना, और ये कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन पर। यहां पर जो हम एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना हो गया, a एक्सेलरेशन। तो एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट a इज v, और इस पॉइंट पर पहुंचकर जो वेलोसिटी होगी उसको अगर हम मान लें तो v मान सकते हैं कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन था इस पे कुछ, और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ वेलोसिटी इसके पास है, और उसी वेलोसिटी के बाद ये यहां से इतनी हाइट तक गया है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि P से A तक, ठीक है, ये जो हमारा है P से A तक यहां पर हमारा इक्वेशन हम इसको निकाल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, जो पॉइंट A था उस जगह पर हो गई v, और जो इनिशियल थी, क्योंकि यहां से हम लोग ने इसको क्या किया था, ऊपर फेंकना स्टार्ट किया था, तो जब यहां से हमने फेंका
इस जगह पर तो वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी पी से ए तक के लिए, इनिशियल हो गई 0 टू ए, और यहाँ पर जो एस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया 0.2, जहां तक हाथ ने उस पर फोर्स लगाया। उसके बाद हम ए से बी तक देखेंगे, तो ए से बी तक के लिए अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर ए से बी तक के लिए, अब इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी बॉल की वी है, फाइनली यहाँ पर जीरो हो गई। फाइनली कितनी हो गई यहाँ पर जीरो, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए करा 2 मीटर। और एक्स जो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ए से बी के लिए वी स्क्वायर, और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पर आ गया माइनस, यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस चला था 2, तो ये आ गया 2। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 2, यानी कि v अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो निकल कर आ जाएगा हमारा 2√g। ठीक है, v इक्वल टू 2√g निकल कर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर अब उठाकर यहाँ पर पुट करें तो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ जाएगा 10g, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने v की वैल्यू निकाली, इस या फिर v स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2g इंटू 2, और यहाँ पर 2a इंटू 0.2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10g निकल कर आ जाएगा जो एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन अगर हमें पता है तो बस यहाँ पर अब हम जो इस सिचुएशन पर जो हमारा डायनेमिक्स है उसको समझेंगे क्या होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉल है उस पर फोर्स हम ऊपर एफ लगा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg लग रहा है, और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है ए अपवर्ड डायरेक्शन पर, जो कि है 10g के बराबर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसका कम, तो हम इसको लिख देंगे F माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये लिख जाएगा। जो यहाँ पर A है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10g, और ये जो mg है ये इस तरफ आ जाएगा प्लस में, जिससे कि ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और m बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। बस यहाँ पर हमने अब फिर जो A है वहां पर उसकी वैल्यू पुट करी, जो कि आ गया 10g, तो g प्लस, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब ये 10g प्लस g, यानी कि 11g हो गया ये, और मास हमें जो गिवन था उसको जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 0.2 kgs, तो ये बन जाएगा 22 न्यूटन्स। क्लियर, क्योंकि जी की वैल्यू खुद में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उससे वो 2 बना और फिर मल्टीप्लाई हो तो 22 न्यूटन्स, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है 22 न्यूटन्स निकल कर आ गई। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो गया वो डी वाला करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ प्लेयर कैचेस अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, उसने क्या किया, बॉल को कैच किया, क्रिकेट बॉल को, जिसका कि मास 150 ग्राम दिया हुआ था और जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hand of the player is equal to। तो यहां पर जो हमें बताना है वो फोर्स निकालना है कि हाथों में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। इसके जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है ए 150 न्यूटन, बी 3 न्यूटन, सी 30 न्यूटन और डी 300 न्यूटन। तो इसको हम लोग देखिए, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको अगर याद करें तो वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका कहीं ना कहीं हमें यूज करना है और हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा। तो आपको मैं अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसको देखते हैं। तो सिंपल से जैसे मैंने बताया कि जो हमारा यहाँ पर फोर्स होगा वो कैसे कैसे निकल कर आएगा, चेंज इन मोमेंटम से। और वो भी जब हम लोग देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर उसको हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से लिखना चाहें तो सेम चीज वहीं से निकल कर आ जाएगी कि एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इसका मॉड है उसको लेकर चल रहे हैं, माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एफ इंटू 0.1 ये टाइम हो गया, ये लिखा हुआ है
कि जो भी कैचिंग प्रोसेस था कितने समय तक लगा, 0.1 सेकंड तक। चेंज इन मोमेंटम, पहले जो उसका मास दिया हुआ वो इतना है और इस स्पीड से मूव कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम हमारा 0 हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम निकल कर आ जाएगा mvi, यानी कि 0.15। ये 150 ग्राम था तो केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये ग्राम हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.15 किलोग्राम्स। यूनिट कन्वर्जन है सिंपल, आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया 0.15 इंटू 20, जिससे कि ये 3, यहाँ पर हमारा 3 kg मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, ये 3 kg मीटर पर सेकंड। और अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये 0 kg मीटर पर सेकंड। बस इसको जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर निकलकर कि 3 आ गया चेंज इन मोमेंटम। टाइम को जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड पर ले जाएंगे तो F इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ जाएगा। तो आप चाहे जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है उसको डायरेक्ट यूज करिए, या फिर जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे निकालिए, उसी से ही ये चीज निकल कर आई है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। कोई डिफरेंट चीज नहीं यहाँ पर है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A ball of mass m is thrown vertically upwards with velocity v if air exerts an average resisting force F. The velocity with which the ball returns to the thrower is. अब यहां पर आपको एक शब्द दिया हुआ है एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि एयर रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, उसको हम लोग को मान कर चलना है F। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बट यहां पर उन्होंने कह दिया कि आप एक मान लीजिए कि एक एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है थ्रू आउट द मोशन, और वो है F। तो F जो है वो हमेशा ही एक्ट होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर। कौन सा फोर्स? रेजिस्टिंग फोर्स, वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो इसी चीज को हमें ध्यान देना और फिर आंसर करना है। अब देखिए इसके जो ऑप्शन है वो है V इंटू अंडर रूट एम जी बाई एम जी प्लस एफ, इसी तरीके से V अंडर रूट एफ बाई एम जी प्लस एफ, V इंटू अंडर रूट एम जी माइनस एफ बाई एम जी प्लस एफ, और यहाँ पर V इंटू अंडर रूट एम जी प्लस एफ बाई एम जी। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, पहले हमने उसको थ्रो किया तो वो अपवर्ड डायरेक्शन पर जाएगा, तो उसको हमने कुछ वेलोसिटी दी जिसके कारण से वो गया। अब यहां पर जब ये ऊपर जा रहा है उस समय इसमें 2 फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होंगे। एक तो जो इस बॉल का mg है वो, दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो F। दोनों ही नीचे तरफ होंगे, यानी कि जो रिटार्डिंग फोर्स है ये दोनों सम अप हो जाएंगे और बन जाएंगे mg प्लस एफ। तो रिटार्डेशन अगर हम लोग निकालें तो वो निकल कर आ जाएगा mg प्लस एफ डिवाइडेड बाई m। ये हमारा रिटार्डेशन निकल कर आ गया। तो अगर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी है, ठीक है, ये लिखा है ना कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर v दी है हमने और एक्सेलरेशन हमारे पास इतना है, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए रिटार्डेशन है इस डायरेक्शन पर, क्योंकि एक्सेलरेट होगा ये, जिसको कि हम रिटार्डेशन कहेंगे, वो काम रिटार्डेशन के लिए कर रहा है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि तो जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को पुट करेंगे, जो डिस्टेंस चलेगा वो पुट करेंगे, और जो एक्सेलरेशन है उसको, तो यहां से ये बनकर आ जाएगा कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। या यहां पर अब इसको अरेंज करें तो ये हो गया a पुट करने पर mg प्लस एफ, और ये जो डिवाइड m था वो आ गया ऊपर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, यानी कि वी स्क्वायर m बाई 2 ब्रैकेट में mg प्लस एफ। तो ये तो निकल कर आ गया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ऊपर जाने पर। अब वहां से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हमें यहां पर बताना है द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल रिटर्न्स टू द थ्रोअर। तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा कि इतने डिस्टेंस तक वो ऊपर जाएगा। अब जब वहां ऊपर पहुंच गया, वहां से वो फिर गिरना चालू करेगा, और जब वो दोबारा गिरना चालू करेगा तो उस समय mg जो है वो उसके एक्सेलरेट, मतलब उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा mg की वजह से, और रिटार्डेशन उस पर शो कर रहा होगा f। यानी कि अगर वो नीचे बढ़ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम इसको लिख सकते हैं कि mg माइनस एफ इज इक्वल टू ma प्राइम, ठीक है, डाउनवर्ड के लिए।
बस यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर एक्सेलरेशन यहाँ से निकालें इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ बाई एम। ये निकल कर आ गया ए प्राइम, जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जब ये आ रही है तब उस पर एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स भी है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। यहां से अब इसका ए का इस्तेमाल करके हम लोग एक्स प्राइम निकाल लेंगे, जो कि होगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और यहाँ पर हम मान लेंगे कि जब ये ट्रेवल कर आई बॉल, तो यहाँ पर ये हो गई वी प्राइम। ठीक है, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर हो गई वी प्राइम नीचे आने पर। बस इसको हम लोग जब पुट करेंगे ए प्राइम यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो हमने बॉल को जितना ऊपर फेंका होगा उतनी ही तो नीचे आएगी, डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल करेगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने बॉल को फेंका, बॉल यहाँ तक गई और वापस नहीं आई जहां से आपने फेंका था। बॉल तो वहां पर आएगी ही आएगी, यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऊपर जाने में, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी नीचे आने में। हाँ, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बाकी। तो इस तरीके से जो इस पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि डिस्टेंस ऊपर जितनी गई उतनी ही नीचे आएगी, अगर और कुछ हम चेंज नहीं कर रहे तो जो यहाँ पर हमारी यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकल कर आएगी इस इक्वेशन को, और जो एस है उसको कंपेयर करने में v प्राइम इज इक्वल टू v अंडर रूट एम जी माइनस एफ बाई एम जी प्लस एफ। यानी कि जो हमारा आंसर सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बाई एम जी प्लस एफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A block of mass 200 gram is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड along the positive x direction। एक बॉल है, सॉरी ये एक ब्लॉक है जिसका कि मास हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू जीरो व्हेन द बॉडी इज एट x इक्वल टू जीरो, अ कांस्टेंट फोर्स इतना इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन। इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, इज अप्लाइड टू इज अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर 10 सेकंड, और 10 सेकंड तक इसको हम लोग ने इस फोर्स को अप्लाई किया है। तो व्हाट इज द पोजीशन x ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2.5 सेकंड। तो अब हमें बताना है कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड्स पर इस बॉडी की पोजीशन कितनी होगी। क्लियर, यानी कि इस पे कितनी देर तक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखेंगे और वहां से फिर इसको आंसर निकालेंगे। इसकी जो ऑप्शन है वो है x इज इक्वल टू 6.75 मीटर, x इज इक्वल टू 6.25 मीटर, x इज इक्वल टू 6 मीटर, x इज इक्वल टू 6.50 मीटर। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ब्लॉक है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पर, और इसका जो मास गिवन है वो है 200 ग्राम्स, या फिर कह लीजिए कि 0.2 kgs। और जो ये फोर्स है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पर है जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं -0.4 न्यूटन, क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन पर है, इस वजह से हम लोग ने इसको ऐसे लिखा। तो यहां से अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें कि ये फोर्स इस पे कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन पर, तो वो हो जाएगा a इज इक्वल टू एफ बाई एम, यानी कि -0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो इतना है, या फिर इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन पर इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक तरीके से ये जो वेलोसिटी है उसको ये एक्सेलरेशन रिटार्ड करेगा। तो जब ये रिटार्ड करेगा और कितनी डिस्टेंस चलेगा ये हम लोग को बताना है, तो हम लोग यूज करेंगे सेकंड जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है उसको। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी दे रखी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, और जो एक्सेलरेशन है वो तो हमें पता चल गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल जो स्पीड है वो भी हमें पता है, टाइम को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है ये 2.5 सेकंड्स। बस इसको जब सॉल्व यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब एक्स नॉट जो था वो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बचेगी ये। अब यहाँ पर t 2.5 पुट करेंगे और जो u है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो a है वो हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 2.5। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल, और 2.5 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 6.25, यानी कि इस जगह पर ये हो गया -6.25, और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा
दे देगा 12.50। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 12.50 माइनस 6.25, तो बचेगा हमारा 6.25 मीटर्स। तो ये हमारा एक्स निकल कर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two trains A and B are running in the same direction on parallel tracks such that A is faster than B। ठीक है, तो दो ट्रेन है A और B, दोनों ही सेम डायरेक्शन पर पैरेलल ट्रैक्स पर जा रही है, यानी कि दो जो ट्रैक्स हैं वो पैरेलल है। जैसे कि अगर हम ये जो हमारी ब्लू कलर से इस तरीके से स्ट्रिप बनी है और ये ग्रीन कलर की स्ट्रिप बनी है, तो मान सकते हैं कि एक जो ट्रेन है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है, और मान सकते हैं कि एक जो ट्रेन है वो इसके बगल में ही ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इफ पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट आर एक्सचेंज बिटवीन द टू, देन अगर उनके बीच में एक इक्वल वेट के पैकेट एक्सचेंज होते हैं तो क्या होगा, वो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, ए विल बी रिटार्डेड बट बी विल बी एक्सेलरेटेड, ए विल बी एक्सेलरेटेड बट बी विल बी रिटार्डेड, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बट बी विल बी एक्सेलरेटेड, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बी बट ए विल बी एक्सेलरेटेड। आप इसको सोचिए और मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। तो दो ट्रेन है जैसे हमारे पास, टू ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब वो सेम डायरेक्शन पर जा रही हैं, तो एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों ही ऐसे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन पर पैरेलल। जो ए है वो फास्टर है, जो ए है वो क्या है, फास्टर है, और जो बी है वो उसके कंपैरिजन में स्लोअर है। तो होगा क्या कि जो ट्रेन ए का होगा मोमेंटम, मतलब ट्रेन ए वाले जो पैकेट्स होंगे उनका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनिशियली द मोमेंटम ऑफ पैकेट ए इन ट्रेन ए इज मोर देन इन ट्रेन बी। तो जब एक पैकेट एक्सचेंज होगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, जो इस बी ट्रेन से ए के पास जाएगा, अब इसका मोमेंटम क्या है, कम होगा इस डायरेक्शन पर, और इससे जो इधर पैकेट आएगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसके कारण से यहां पर जो क्या है चेंज, वो किस तरीके का हो गया कि जो पैकेट हमारा रीच हो रहा है ए पर, उसका मोमेंटम कम है, जिसके कारण से जो ट्रेन होगी वो ट्रेन ए जो होगी वो रिटार्ड होगी। जबकि जो पैकेट ए से बी के पास आ रहा है, ए के पास मोमेंटम ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, जिस पहले इनिशियली। तो अब क्योंकि जब हमने पैकेट यहां पर एक्सचेंज किया, तो उस समय इसका मोमेंटम इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बी है वो एक्सेलरेट होगी। मतलब समझे कि दो ट्रेन ऐसे जा रही हैं, एक पैकेट एक्सचेंज हुआ, तो बी का जो वेलोसिटी थी वो हमारी क्या थी, कम है, और ए की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस वाले पैकेट का जो मोमेंटम होगा वो भी ज्यादा होगा, और इसका जो मोमेंटम होगा वो भी कम होगा। अब ट्रेन ए से बी में जो चीज दी उसकी वजह से बी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा बढ़ गया, और बी से जब हमने ए को दिया तो उसकी वजह से ए का मोमेंटम घट गया। ठीक है, तो बी एक्सेलरेट होगी और ए रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए विल बी रिटार्डेड बट बी विल बी एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the four arrangements in the figure correctly shows the vector addition of two forces F1 and F2 to yield the third force F3। अब देखिए ये वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, आप इसको सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। अब बताइए इस पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के अरेंजमेंट दिए हुए हैं जिसपे कि दो को ऐड करने से हमें तीसरा फोर्स मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चन है इस पे एक्चुअली क्या है कि दो करेक्ट होंगे इस पे आंसर, ए और सी। ठीक है, इस पे ए और सी दोनों करेक्ट होगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर F1 है और F2 है, जिसकी वजह से ये F3 हमें मिला। और यहां पर अगर हम लोग देखें, इधर F1 है इधर F2 है, तो ये भी F3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन वो ए और सी दोनों होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा कभी कभी गलती हो जाती है ऑप्शन लिखने में, वो वैसे मतलब रहता तो मल्टीपल सेलेक्ट वाला है, बट वो एमसीक्यू में ऐसे लिख देते हैं, तो सिर्फ ए आंसर नहीं, इसका सी भी आंसर होगा। ठीक है,
क्लियर? मतलब क्वेश्चन सही है, बस सिर्फ क्या है कि कैटेगरी गलत में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, जबकि एमएसक्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आज एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन जब होगा वहां पर कैटेगरीज में सही में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M as shown in the figure। ये ब्लॉक हो गया, ये पुली हो गई। The force on the pulley by the clamp is given by, ये इधर हमारा एक क्लैंप लगा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स यहाँ पर लगाया जाए लगेगा वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है √2 mg, बी √m+m² + m² यहाँ पर 2 कैपिटल एम जी और यहाँ पर अंडर रूट कैपिटल एम प्लस एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर इंटू जी। तो देखिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो क्या है हमारे पास कि मान लीजिए इस पे ये जो पुली है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई जिसका कि मास नेग्लिजिबल है, बट ये जो पुली है इसका खुद का मास m है और इससे एक ब्लॉक कैपिटल M को हमने हैंग कर रखा है। तो जो फोर्स इस पुली में लग रहा होगा इस क्लैंप की वजह से, वो इस मास और इस मास का रिजल्टेंट जो होगा फोर्स उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर जो इस तरफ फोर्स लगेगा टेंशन, ये है स्ट्रिंग, ठीक है, और यही स्ट्रिंग आ गई है नीचे, तो यहां पर जो टेंशन क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा इसकी वजह से। ठीक है, बट जो क्लैंप है, क्लैंप पर जो फोर्स पड़ रहा है वो इसकी वजह से भी है और इसका जो मास है उसकी वजह से भी है। ठीक है, तो हम टेंशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो टेंशन होगा वो हो जाएगा mg और जो ये स्मॉल m है इसका मास हो जाएगा इधर mg। तो हमें जो इस मतलब हमें क्या इस क्लैंप को जो सपोर्ट करना होगा वो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट को सपोर्ट करना होगा, यानी कि इसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो इधर क्लैंपिंग होगी, क्लैंपिंग में सपोर्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पर होगा ऐसे, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर निकल कर आएगा। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर निकल कर आएगा और इसको सपोर्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन पर क्लैंप को फोर्स लगाना होगा जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्लैंप की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके बराबर होगा। तो इसी पे हमने क्या किया, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया, यानी कि mg प्लस mg का स्क्वायर प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर, तो ये हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा इस डायरेक्शन पर। इसी चीज को ही तो सपोर्ट कर रहा है क्लैंप, और सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जितना फोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा, तो हमने वही फोर्स फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर हमारा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर और यहाँ पर फिर ये जी बाहर आ जाएगा रूट से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक बुलेट को फायर किया गया गन से। द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। तो हमें यहाँ पर इंपल्स कितना होगा वो हमें बताना है, तो इंटीग्रेशन का यूज करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एक्सप्रेशन है वो ये हो गया, और जो टाइम है हमारा t इक्वल टू 0 पर वहां से फोर्स लगना चालू किया और उस समय जो होगा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, यानी कि t इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, या फिर यहाँ इस इक्वेशन में कह लीजिए t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फोर्स हमें मिल जाएगा 600 न्यूटन, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर या बैरल के अंदर जब बुलेट फायर होती है
तो बैरल के अंदर ऐसे 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 ट्रेवल करती है। तो यहां पर जो फोर्स लगा वो कितना है, 600 न्यूटन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो बैरल को लीव कर जाता है, यानी कि फाइनली यहां पर फोर्स लगना जीरो हो जाता है। ठीक है, पहले तो यहां पर लगा बहुत ज्यादा, आगे बुलेट बढ़ती गई, और जैसे ही बैरल से बाहर निकलती है वहां पर कोई फोर्स लगाने वाला उस पर नहीं होता। अब वो जो जितना भी उसने अपना मोमेंटम गेन किया उसी से वो आगे मूव करती है। तो फाइनली कितना हो गया, जीरो। तो इसको हमने जीरो जब पुट किया तो टाइम हमारा निकल कर आ जाएगा, ये चला जाएगा उधर प्लस में, और फिर 2 × 10⁵ आ जाएगा नीचे डिवाइड पर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻³ सेकेंड्स निकल कर आ गया कि इतने समय तक जो बुलेट थी वो बैरल के अंदर मौजूद थी। तो अगर हम लोग एक एवरेज फोर्स निकालने की कोशिश करें कि कितने फोर्स उसका वहां पर एप्लीकेशन था, तो वो हो जाएगा 300 न्यूटन। तो इतने समय के साथ हम लोग इतने न्यूटन का मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स इंटू टाइम, जिससे कि हमें एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड पता चल जाएगा, 300 इंटू 3 × 10⁻³ यानी कि 0.9 न्यूटन सेकेंड्स। क्लियर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के हम लोग के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। टू वुडन ब्लॉक्स आर मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ दे रखा है, सच दैट द मास m रिमेन्स स्टेशनरी, जो ये मास m है वो स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक ऑफ मास m, इसका कैपिटल M है मास, इसका स्मॉल m है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P इज, ये जो यहाँ पर से हम लोग एक फोर्स P लगा रहे हैं उस फोर्स P का, अब यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ इस क्वेश्चन पे नाम चेंज कर दिया, फोर्स का P कर दिया। तो हो सकता है बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स का नाम P दे दिया गया, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है। यानी कि हमें यहाँ पर क्योंकि ये मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो भी इस पे एक फोर्स लगेगा वो चीज हमें कंसीडर करके इसको निकालना होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो हमारे पास जो ये अब ये वुडन ब्लॉक और जो ये वेज वाला सिस्टम है, इसमें अगर हम लोग देखें, इस ब्लॉक का मास हमें m दिया हुआ है, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक mg फोर्स एक्ट होगा, है ना, ये mg फोर्स एक्ट हो रहा है। साथ ही में इसमें इस mg का अगर हम लोग कंपोनेंट देखें, क्योंकि ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, यानी कि इस mg का इस डायरेक्शन पर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg cos बीटा, और इस डायरेक्शन पर जो होगा वो हो जाएगा mg sin बीटा। ठीक है, तो जो रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर वो है हमारा, जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, उसको आर से अगर हम लोग माने तो आर बराबर हो जाएगा mg cos बीटा। और जो भी यहाँ पर है फोर्स, ठीक है, इसके मोशन की वजह से, इस वेज के मोशन की वजह से जो यहाँ पर फोर्स बन रहा है, उसका अगर हम लोग कंपोनेंट देखें तो इस डायरेक्शन पर हो जाएगा एफ कॉस बीटा, जो कि mg साइन बीटा को काउंटर बैलेंस कर रहा है, क्योंकि mg साइन बीटा की वजह से ये जो ब्लॉक है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि इस पूरे को हम लोग मूव करा रहे हैं, इस पे एप्लीकेशन है हमारा फोर्स का, उसकी वजह से हम लोग ये मानेंगे कि इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लग रहा है, जिसका कि कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ कॉस बीटा, जो कि इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं कंपेयर करके कि जो एक्सेलरेशन होगा जिससे इसको मूव करना होगा वो निकल कर आ जाएगा a इज इक्वल टू पी बाई एम प्लस एन। ठीक है, और ये जो अप्लाइड p है और ये जो f है, इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये चीज एक ही है। ठीक है, तो बस अब यहां से हम लोग मतलब इसकी वजह से ही आया, एक का मतलब ये है कि इसी की वजह से ही आया यहाँ पर। तो फोर्स ऑन ब्लॉक m जो होगा, ये जो ब्लॉक है इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा पी एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ठीक है, ये हो गया कि इतना पार्ट लगेगा उसका, और ये जो एफ है ये हमारा स्यूडो फोर्स है, क्योंकि हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं और इसको देख रहे हैं, यानी कि जो एफ है वो हमारा निकल कर आ जाएगा पी एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो अब यहां से हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा एफ कॉस बीटा और ये एम जी साइन बीटा। तो एफ कॉस बीटा इज इक्वल टू एम जी साइन बीटा, यहां से एफ की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी एम बाई एम प्लस एम, और ये कॉस बीटा आ गया एम जी साइन बीटा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कॉस बीटा आ जाएगा इधर डिवाइड पर, तो ये बन जाएगा साइन बीटा बाई कॉस बीटा, एम प्लस एम आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पर। क्लियर,
और जो यहाँ पर जी है वो तो पहले से ही है, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू जी कैपिटल M प्लस एम साइन बीटा बाई कॉस बीटा, और P इज इक्वल टू M प्लस एम जी टेन बीटा, क्योंकि साइन बीटा बाई कॉस बीटा टेन बीटा हो गया, जो जी है वो वैसे ही और M प्लस एम ही हो गया। यानी कि जो फोर्स P हमने अप्लाई किया था वो इतना हमें अप्लाई करना होगा। अगर जो एंगल है यहाँ पर इस वेज का वो बीटा है, या स्लोप का जो है वो एंगल बीटा है, और कैपिटल M इसका मास है और स्मॉल m इस ब्लॉक का मास है। ठीक है, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।